एनसीपी नेता शरद पवार ने एक बार फिर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का किया बचाव। एनसीपी नेता शरद पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान देशमुख पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आरोपों में दम न होने की वजह से देशमुख की इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। जांच को भटकाने के लिए लगाए गए हैं गलत आरोप। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने परमबीर की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बाजे और देशमुख के बीच मुलाकात की बात गलत है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुलाकात की बात कही जा रही है उस वक्त अनिल देशमुख को कोरोना था। पवार ने दावा किया कि उस दौरान देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग ठुकराते हुए कहा कि परमबीर के लगाए आरोप गलत है। He was at his official residence and some instructions were given. It is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. शरद पवार के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को जवाब दिया। कहा, क्वारंटीन रहते समय देशमुख ने मीडिया को कैसे संबोधित किया। फडणवीस ने कहा कि 15 फरवरी से 27 फरवरी तक अगर देशमुख आइसोलेशन में थे तो 15 फरवरी को मीडिया के बीच कैसे पहुंचे थे देशमुख। महाराष्ट्र के मुद्दे पर उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने सदन के दोनों सदनों में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी सदस्यों ने पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच की भी मांग की। सांसदों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग उठाई। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर जोर शोर से उठाया। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने महाराष्ट्र मुद्दे को लेकर के दावा किया कि एपीआई को 6000 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था। साथ ही पूनम महाजन ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में और कितने एपीआई वसूली में लगाए गए हैं। पूनम महाजन ने शिवसेना और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बेमेल गठबंधन की सरकार है। एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र मुद्दे को लेकर के सदन में वाजे की दोबारा नियुक्ति को लेकर के कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने वाजे को दोबारा क्यों नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुंबई में 100 करोड़ की वसूली की गई तो पूरे राज्य में कितने की उगाही की गई होगी। दूसरी ओर मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में 2 सीनियर वकीलों ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वकीलों ने लिखित शिकायत में कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप के बाद गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ राजनीतिक दल गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसे लेकर के परमबीर सिंह का कहना है कि चिट्ठी में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो जानी चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपने तबादले को अवैध बताया है। परमबीर सिंह ने अपील की है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो। अनिल देशमुख ने असम के धेमाजी में चुनावी सभा को अमित शाह ने संबोधित किया और गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर के इस दौरान हमला बोला। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अवसरवाद की राजनीति करती है। पिछले 5 साल के बीजेपी के शासनकाल में असम में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, ना ही कोई आतंकी घटना हुई, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो अशांति आती है। असम को आतंकवाद मुक्त असम बनाने का काम समाप्त, असम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम समाप्त कर दिया है। आज असम के अंदर आंदोलन भूतकाल बन गया है, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं। असम के डिब्रूगढ़ में चुनावी रैली को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। रैली के दौरान नड्डा ने अपनी ही सरकार के कार्यकाल का महिमा मंडन किया। नड्डा ने डिब्रूगढ़ की जनता से कहा कि बीजेपी की सरकार ने लोगों की सुरक्षा और रक्षा पर काम किया। केरल में सीपीएम के विरुद्ध लड़ रही है और मुस्लिम लीग के साथ लड़ रही है। बंगाल में
सीपीएम के साथ लड़ रही है और असम में अजमल के साथ लड़ रही है। ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑपर्चुनिज्म नहीं है तो विश्व जल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कैच द रेन अभियान लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, देश में जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पीएम मोदी बोले, अटल जी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसकी शुरुआत भी आज हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए पीने के पानी की उपलब्धता काफी जरूरी है। पणजी महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 30 में से 25 सीट जीत करके बीजेपी महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस का सपोर्ट वाली आमी पणजेकार पैनल को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री क्षेत्र में ताजा बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले वक्त में भी मौसम में तेजी से बदलाव होगा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश, गरज और ओले पड़ने की भी संभावना जारी की गई है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हुए कोरोना पॉजिटिव। रावत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। रावत ने कहा कि मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैं खुद को आइसोलेट कर चुका हूं। पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में जो कोई भी आया है वो अपनी जांच करवा ले। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लग सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट के सुझावों पर बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सहमति जाहिर की है। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 1% से अधिक हो चुका है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाना खतरनाक साबित हो सकता है। देश में कोरोना रिटर्न्स नजर आ रहा है। कोरोना मामले में एक बार फिर से भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। पिछले एक दिन में कोरोना के करीब 46,951 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 212 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर के 1,16,46,000 हो चुके हैं। देश में एक बार फिर से सक्रिय मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हुई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के 3,34,646 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 823 नए मामले सामने आए और कोरोना ने पिछले 24 घंटे में एक शख्स की जान ले ली। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,535 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां पर कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में बढ़ते मामलों के बीच 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। 22 मार्च से रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,322 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मध्य प्रदेश में 3 लोगों की मौत हुई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर स्थित फाउंटेन होटल में कोरोना नियमों का उल्लंघन, नियम तोड़ने पर नगर पालिका ने लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली सराय काले खां मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि घरों में घुस करके मारने की कोशिश हुई, आतंक फैलाने की कोशिश हुई, यह अस्वीकार्य है। कपिल मिश्रा ने कहा कि शांति बनाए रखिए, यही सभी के लिए उचित है। विशाखापट्टनम के पोलांबा मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने लाखों का सामान पर हाथ साफ कर दिया। कश्मीर के शोपियां में स्टेट बैंक एटीएम में लाखों की चोरी हुई। चोरों ने एटीएम तोड़ करके 18 लाख रुपए चुरा लिए और फरार हो गए। पंजाब के तरन तारण में पुलिस की निहंगों से मुठभेड़ हुई और 2 इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति तनावपूर्ण है। मध्य प्रदेश के दतिया में एक हॉस्पिटल के बाहर बदमाशों की फायरिंग, अज्ञात बाइक सवारों ने हॉस्पिटल परिसर के बाहर वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ में पुलिस ने नकली परीक्षार्थी बनकर के परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई गैंग के भांडाफोड़ किया और पुलिस ने गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। एसटीएफ ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाईजान कुछ बच्चों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। फिल्म एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग शुरू। जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी फिल्म सेट पर साथ नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करने वाले हैं। नेपाल ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। इसके साथ ही नेपाल स्वदेशी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। सरकार ने टेलीकॉम नेटवर्क को चीनी कंपनियों के दायरे से बाहर करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की लाइसेंस शर्तों में बदलाव किए। ट्विटर का नया फीचर अनडू सेंड जल्द लॉन्च हो सकता है और इस नए फीचर के जरिए यूजर्स को ट्वीट के बाद 30 सेकंड का टाइमर मिलेगा, जिसके खत्म होने से पहले यूजर को ट्वीट पब्लिक करने के बाद उसे हटाने का भी ऑप्शन होगा।
YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें।